हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के सामने टेंस का 10वां पार्ट अर्थात पार्ट 10 जो कि टोटल सिंपल फ्यूचर, जिसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, पूरा इस पर बेस्ड है ना, इस पर आधारित है। अच्छा, जैसे कि आपने लास्ट जितने भी टेंस पढ़ा, हर टेंस में उसका परिचय अर्थात पहचान, उसका हेल्पिंग वर्ब्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो भी रूल आपने पढ़ा, बस वही यहां भी है। बस वो प्रेजेंट था, कुछ पास्ट थे और ये फ्यूचर में है ना। बस अंतर को समझिए और कुछ नहीं। देखिए, सिंपल फ्यूचर जिसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इसका पहचान क्या है? पहचान का मतलब होता है कि उस टेंस का अस्तित्व क्या है। कैसे पहचाने कि मेरा वाक्य इस टेंस का है या नहीं, वो तो पहचान ही बताएगा ना। क्या है इस टेंस का प्रयोग? अब इस टेंस मतलब ये सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग आने वाले समय में, क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होने वाली क्रिया के लिए किया जाता है। भविष्य में आप जो भी करोगे वो हो नहीं रहा है, हुआ भी नहीं, भविष्य में आपका जो प्लानिंग है या जो होने वाला है उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें सिंपल फ्यूचर टेंस की जरूरत पड़ती है, अर्थात इस टेंस को काम में लगाएंगे। ठीक है, क्या समझे? भविष्य में होने वाली क्रिया के लिए किया जाता है। इसके वाक्य के अंत में बहुत सिंपल, देखिए आप, गागेगी, जैसे वे लोग स्कूल जाएंगे, गया गया, वह भाप खाएगी, किया गया, है ना। तो उसी तरह से गागेगी आदि लगा रहता है। बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी। जैसे आप देख सकते हैं, ये गागे के अनुसार ही, जैसे होगा, होगी, खेलेंगे, पढ़ूंगा, करूंगा इत्यादि, ऐसे बहुत आएंगे। आप जिस तरह से बनाएंगे उसके अंत में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है सो फ्यूचर टेंस का ही परिचय है। ठीक है, अच्छा, अब मैं एफर्मेटिव में चले आता हूं, पहले टेंस की तरह। एफर्मेटिव जहां पे काम होगा, क्या रूल है देखिए आप, फॉर सिंपल सेंटेंस देखिए यहाँ पे। अच्छा, मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रखा है, जो कि लास्ट जो भी टेंस आपने किया उसमें इस तरह का वाक्य नहीं था, केवल सिंपल पे ही हम लोग किए थे। लेकिन यहाँ पे आप कुछ थोड़ा डिफरेंट देखेंगे, आगे आप समझेंगे उसको। फिलहाल सिंपल सेंटेंस, इसका रूल देखिए, एफर्मेटिव पे सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब का प्रथम फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ बच्चे समझेंगे कि सर फ्यूचर टेंस में तो शैल और विल दोनों होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अभी जो मॉडर्न यूज है उसमें केवल विल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल फ्यूचर में मतलब फ्यूचर टेंस में केवल विल का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, तो ये शैल कहां गया? अब इस शैल का इस्तेमाल हम लोग एज अ मॉडल वर्ब, हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडल वर्ब क्या होता है। मॉडल वर्ब में हम लोग शैल का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर टेंस में नहीं। टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग शैल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, अब इसका उपयोग बंद हो चुका है। ठीक है, अब ज्यादातर इसका उपयोग केवल शैल का काम विल ही कर रहा है। कहीं भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, पहले क्या था, पहले क्या था, शैल का इस्तेमाल। देखिए मैं लिख दूं, अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी हो तो हम लोग शैल का इस्तेमाल करते थे, और सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या यू या दे या एक से अधिक या एक नाम हो तो हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये तो पहले नियम था। अब क्या हुआ, अब ये नहीं चलता है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल यूज है, ये पहले का है, अब नहीं। अब क्या हुआ, विल का उपयोग, अब ये आई वी भी यहां पे ही आ चुका है, अर्थात आई वी ही सी जो भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको प्रयोग केवल विल ही करना है, शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शैल का इस्तेमाल हम लोग मॉडल में करेंगे, मॉडल भी एक ग्रामर है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप विल का इस्तेमाल करें। ठीक है, कहीं आप देखेंगे आई के साथ शैल तो उसको गलत मत समझिए, ये पुराना यूज किया गया था और अभी कहीं कहीं इलीगली यूज किया जाता है, ऑब्वियसली यूज किया जाता है, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। ठीक है,
तो क्या समझे, हम लोग केवल विल को लेकर चलेंगे, सेल को नहीं। ठीक, अच्छा अब देखिए, मान लीजिए एक वाक्य में बना दूं, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं उतना कुछ। अगर मैं लिखूं, एक वाक्य लिखता हूं, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मान लीजिए हो गया, है ना, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, क्योंकि जाऊंगा, गागी देख रहे हैं आप, फीचर वाली बात है, तो सहायक क्रिया क्या होगा यहाँ पे, विल लगेगा, आई विल। वर्ब जाना, आई विल गो, कहां जाओगे, स्कूल। जब कहीं जाना होता है तो टू का प्रयोग किया जाता है ना, जब किसी भी जगह को आप जाओगे, एक जगह छोड़कर जब कहीं जाओगे, जहां पहुंचोगे उसके पहले टू लगाएंगे, और जिस जगह को छोड़ेंगे उसके पहले फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रीपोजिशन है ना। सो आई विल गो टू स्कूल। हालांकि ये सेंटेंस भी सही है, आई शैल गो टू स्कूल, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, आई शैल गो टू स्कूल। लेकिन अभी शैल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा आप विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये अब ट्रेडिशनल पुराना यूज है। अब देखिए, ये तो आप समझ चुके हैं, ये तो आप समझ चुके हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। अभी देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कहां होता है, यहीं पे आपको समझने वाली चीज होगी, है ना। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि सब जगह आपको यही मिलेगा, ये आपको सीखना होगा इसी टेंस के अंदर। ठीक है, देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो पार्ट है, एक होगा मेन क्लोज, दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये क्लोज क्या है, ये आप आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा बहुत डिटेल से करूंगा, क्योंकि ये क्लोज टेंस में छोटा चीज है नहीं जो समझाया जा सके, है ना। फिर भी इसको समझने के लिए मैं क्लोज को आपको बता सकता हूं। देखिए ध्यान से, एक्चुअली क्लोज मेनली दो प्रकार के हम लोग देखेंगे, एक होता है मेन क्लोज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज का मतलब होता है वह सेंटेंस या वह वाक्य या वाक्य का वह हिस्सा जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ स्वयं निकलता हो। अपना अर्थ निकालने के लिए उसे किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उसे हम लोग मेन क्लोज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जिसका अर्थ, जिस वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, यानी समझ में आ रहा है आप लोग को, तो जिस सेंटेंस का या जिस वाक्य के अंश का अर्थ स्वयं ना निकलता हो, उसे अपना अर्थ क्लियर करने के लिए मेन क्लोज पर डिपेंड रहना पड़ता है, उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। मेन क्लोज को हम लोग प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं, और सबऑर्डिनेट को हम लोग डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। ओके, तो समझ में आई बात। देखिए यहां पे मेन क्लोज जो सेंटेंस का जो हिस्सा होगा उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे, अर्थात इस रूल से बनाएंगे। और सबऑर्डिनेट क्लोज मतलब जिस वाक्य के हिस्सा, जिस वाक्यांश का अर्थ स्वयं न निकलता हो, है ना। क्लोज क्या है, ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा है, और ये भी मेन क्लोज भी सेंटेंस का हिस्सा है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लोज को हम लोग सिंपल प्रेजेंट के टेंस में बनाएंगे। इसका रूल क्या है पता है आपको? सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, याद है ना। और यहां पर ही आपको यस या यस लगता है ना, यस या यस लगता है ना वर्ब के साथ, ये तो पता ही आपको, बस मैंने लिख दिया आपको। सिंपल फ्यूचर में देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो मेन क्लोज का रूल क्या हो, यहाँ पर सब्जेक्ट, ये देखिए मेन क्लोज जो बनेगा, सब्जेक्ट, विल, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, ये मैंने उतार दिया, प्लस अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज अर्थात दो सेंटेंस का दो टुकड़ा है, उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कुछ तो लगेगा ना, कंजंक्शन या कोई चिपकाने के लिए जो लोग आठा का इस्तेमाल करते हैं, ये सब आठा का इस्तेमाल करते हैं। आठा समझते हो, गम, है ना। तो पहले हम लोग मेन क्लोज कर देंगे इस रूल से, इसके बाद अगर वाक्य में यदि होगा इफ तो ये लगाएंगे, जब होगा तो विल लगाएंगे, बाद में होगा तो आफ्टर लगाएंगे। इस तरह से इन शब्दों को हम लोग
इसके बाद यूज करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज को करेंगे। ठीक है, ये रूल है, कुछ ज्यादा समझना नहीं है, ये आप पहले ही समझ चुके हैं, ये आप यहां समझ चुके हैं। बस यहाँ पर कुछ नहीं, दो रूल्स को, दो टेंस को इकट्ठे एक जगह लाया जा रहा है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस के रूल है, ये सिंपल फ्यूचर, ये सिंपल प्रेजेंट, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये है इन दोनों को जोड़ रहा है, कनेक्टर, कनेक्ट कर रहा है दोनों को, यानी इसको लिंकर कह सकते हैं, दोनों को लिंक कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने वाक्य लिख रखा है, अब वाक्य में समझ जाएंगे। मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक कार खरीदूंगा जब मूल्य घटेगा। देखिए ध्यान से, मैं एक कार खरीदूंगा, यहां पर एक वाक्य है, मैं एक कार खरीदूंगा, यहां पर क्या है, जब मूल्य घटेगा। ये एक ही वाक्य है, अंतिम में पूर्ण विराम है, एक ही वाक्य है, लेकिन देखिए इस वाक्य को अगर दो टुकड़ा करें, वाक्य को दो हिस्सा में बांटे तो साधारण से बैठ ही जाएगा। देखो आप, मैं एक कार खरीदूंगा, इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इस वाक्य को नहीं भी बोलूं, केवल ये बोल दूं मैं एक कार खरीदूंगा, सिंपल। आप बना सकते हो इंग्लिश में, मैं एक कार खरीदूंगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल, आई विल बाय अ कार। इसका इंग्लिश क्या होगा, आई विल बाय अ कार। ओके, चलिए ये तो बना सकते हैं आप। यहां पर मैं लिख दूं आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ कार। अगर मैं इसको नहीं देखूं, केवल इसको करने के लिए हो गया। लेकिन जब भी ये वाक्य यहां पे आता है, ये हिस्सा यहां पे आता है, देखिए जब है ना, ये जब मूल्य घटेगा, अगर मैं इस वाक्य के इस हिस्से को मैं ढक देता हूं, इसको मैं ढक देता हूं, केवल इतना बोलूं, किसी से बोलूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं जब मूल्य घटेगा, मैं केवल आपसे बोलूंगा जब मूल्य घटेगा, क्या समझ में आई आपको अर्थ? बिल्कुल नहीं। जब मूल्य घटेगा क्या, जब मूल्य घटेगा क्या, इसके बाद क्या, कुछ तो बोल ही नहीं रहा हूं मैं। अर्थात इस हिस्से का अर्थ समझने के लिए आपको इस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, अर्थात मेन क्लोज पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। समझ आई बात? तो ये मेन क्लोज है क्योंकि इसका अर्थ स्वतः क्लियर है, ये स्वाधीन है, लेकिन ये अधीन है किसके, इसके। अर्थात आप कह सकते हो ये मेन क्लोज राजा है और ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये मंत्री है। राजा जहां जाएगा मंत्री वही रहेगा, राजा के बिना मंत्री का कोई अर्थ ही नहीं है। राजा खुद में एक अर्थवान है, उसका अर्थ है, लेकिन मंत्री राजा के साथ ही उसका अर्थ हो सकता है। ओके, तो देखिए, तो आई विल बाय अ कार मैंने लिख दिया क्योंकि ये मेन क्लोज है। मैंने लिख रखा था मेन क्लोज को हमेशा सिंपल फ्यूचर में बनाना है, अर्थात इस रूल से बनाना, कर दिया मैंने। अब क्या देना है यहाँ पे, ये जोड़ने वाला जो लस्सा है, आठा, गम, फेविकॉल, फेविक्विक, जो भी बोलो आप, तो इन दोनों सेंटेंस, दोनों वाक्य को, हिस्से को जोड़ने के लिए जो हम लोग कनेक्टर का काम करते हैं, क्या है यहाँ पे, जब। जब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। कोई बात, आई विल बाय अ कार व्हेन, जब मूल्य घटेगा। किसका मूल्य की बात की जा रही है, कार का मूल्य, है ना। तो मूल्य का इंग्लिश क्या होता है, प्राइस। व्हेन द प्राइस, अब क्या होगा, किस में बनेंगे, आप बोलेंगे सर यहां भी है गा, यहां भी है गा, दोनों में तो गा है, तो दोनों में तो सेल विल का यानी विल का इस्तेमाल करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कब, जब सिंपल सेंटेंस होगा कब। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स आए, कॉम्प्लेक्स अर्थात जहां पे मेन क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज ये दोनों का मिलन हो, दोनों युक्त में रहे, दोनों साथ में रहे, वहां पे केवल मेन क्लोज को आपको सिंपल फ्यूचर में करना है और सब ऑर्डिनेट क्लोज को सिंपल प्रेजेंट में करना है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो वाक्य है जब मूल्य घटेगा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लोज को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, जिसका रूल है सब्जेक्ट, वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट। आप यहां पर देख सकते हो, मैंने रूल लिख रखा है, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मूल्य, द प्राइस। वर्ब क्या है, मूल्य घटेगा। घटना का इंग्लिश क्या होता है, कम डाउन या गो डाउन, दोनों का मतलब घटना ही होता है। रिड्यूस भी कह सकते हो आप। तो मैंने क्या कहा, द प्राइस गोज डाउन, या फिर आप कम्स डाउन भी लिख सकते हो। देखिए ये गोज है, गोज डाउन या कम्स, दोनों का मतलब ही होता है
गिरावट आना, दाम में कमी आना, किसी चीज का कम ना, घटना, एक गोज है। गो अप, ऊपर उठना, ठीक है ना। तो यहां पर एस का इस्तेमाल क्यों हुआ, ये मैंने कहा था ना, सब्जेक्ट। अब सिंपल प्रेजेंट, जो अब मैंने कहा है सिंपल प्रेजेंट का रूल देख ले सकते हैं आप। टेंस का जो प्रथम टेंस है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप उसके रूल को पहचानिएगा, देखिएगा, उससे मैंने लिख रखा है एस और यस का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, है ना। क्योंकि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब के साथ एस या यस लगाना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए प्राइस क्या है कि नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब के साथ आपको एस का इस्तेमाल, यस का लगा। गोज डाउन या फिर कम्स डाउन, दोनों एक है कि आप इसको लिखो या कोई भी एक लिखना है। मैं दोनों लिख रखा, दोनों समझिए। चलिए ये समझ में आ गया। दूसरा में आइए, हम लोग स्कूल जाएंगे। फिर देखिए हम लोग स्कूल जाएंगे, इसका मीनिंग क्लियर है, हम लोग स्कूल जाएंगे। मैं कह दूंगा कि हम लोग स्कूल जाएंगे, बस बात खत्म, क्योंकि आप समझ चुके हो। लेकिन मैं इसको ढक के बोलूं जब बारिश रुकेगी, मैं बोलूंगा अरे भाई जब बारिश रुकेगी, क्या समझो, पागल ही समझोगे आप। इसके बाद बोलो जब बारिश रुकेगी, मैं इतना बोल के छोड़ दिया, कुछ ना आगे ना पीछे, कुछ बोला ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? ये तो बिल्कुल ही अर्थहीन है, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। तो जब बारिश रुकेगी क्या, इसके बाद क्या करेंगे? जब बारिश रुकेगी तो क्या करेंगे? दौड़ोगे, खेलोगे, क्या करोगे, पढ़ोगे? कुछ तो बोल नहीं रहे हो। तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। अर्थात इसका मीनिंग को क्लियर करने के लिए, इसके अर्थ को क्लियर करने के लिए हमें मेन क्लोज पर डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज। ये क्या हो गया? मेन क्लोज। तो मेन क्लोज को हमेशा बनाना है सिंपल फ्यूचर। अर्थात क्या है? हम लोग स्कूल जाएंगे, तो क्या होगा? वी विल। याद रखिए विल का इस्तेमाल करना है, ये सेल का इस्तेमाल नहीं करना है। वी विल स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। जब, फिर जब है यहां पे when, when बारिश रुकेगी, when the rain stops, है ना। यहां पर रेन को मैंने नाउन के हिसाब से लिया है, वर्षा, ठीक है। ये वर्षा होना नहीं है, केवल वर्षा, बरसात, ठीक है। क्योंकि रैन जो है सो नाउन भी है और वर्ब भी है, तो मैंने सब्जेक्ट घर, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर तो नाउन का इस्तेमाल होगा ना, है ना। आप बेसिक समझो, इसके बाद जब आगे आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा सब। तो वी विल गो टू स्कूल व्हेन द रैन स्टॉप्स। स्टॉप क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल करना पड़ा। फिर स्टॉप, ये लिखिए। ये तीसरा खुद जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए, इसे खुद करके बना। तो तीसरा वाक्य, ये दो उतार लिए आप लोग। तीसरा देखिए, अगर कल बारिश होगी हम घर पर रहेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर कल बारिश होगी, मैं बोलता हूं आपसे अगर कल बारिश होगी। अब ये कौन सा क्लोज है, मेन क्लोज है या सबऑर्डिनेट क्लोज? मैं क्या बोलूं अगर कल बारिश होगी, क्या मीनिंग समझ में आया आपको? अगर कल बारिश होगी, अरे अगर कल बारिश होगी तो क्या, और कुछ बोलना तो होगा। अगर कल बारिश होगी तो खिचड़ी बनाऊंगा, घूमने जाऊंगा, घर पे रहूंगा, क्या इसके बाद कुछ तो बोलो। तो मीनिंग क्लियर नहीं है यहां पे। अर्थात वाक्य का जो प्रथम टुकड़ा है, प्रथम हिस्सा है, वो खुद क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ये जो हिस्सा है देखिए क्या है? हम घर पर रहेंगे, हम घर पर रहेंगे, क्लियर, हम घर पर रहेंगे। ये तो मीनिंग क्लियर है भाई। तो ये मीनिंग क्लियर है। इस हिस्से को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी भी दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा, अर्थात ये इंडिपेंडेंट है। तो यानी ये मेन क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए मुझे इस पर डिपेंड करना पड़ रहा है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दौरान आपको पहचानना होगा कि मेन क्लोज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन है। क्योंकि मेन क्लोज को आपको बनाना है सिंपल फ्यूचर अर्थात विल का इस्तेमाल करके, और जो मेन क्लोज नहीं है अर्थात सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसको मुझे करना है सिंपल प्रेजेंट अर्थात सब्जेक्ट वर्ब वर्ब। यहां पे विल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर? तो आप देखिए यहां पे मैंने जो दो वाक्य पहले लिख रखा था उसमें प्रथम में है मेन क्लोज और बाद में है सबऑर्डिनेट, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रथम में सबऑर्डिनेट, बाद में मेन क्लोज। तो अब वाक्य को जैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से बनाइए। तो अगर कल बारिश होगी,
तो अगर कल बारिश होगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसे मुझे बनाना है सिंपल प्रेजेंट में। अर्थात अगर, अगर मतलब इफ, ये हो गया इफ। कल बारिश होगी, आप बिल्कुल ना घबराए और ना ही कोई डाउट लाए कि सर होगी है तो सिंपल फ्यूचर यहां पर तो विल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये वाक्य खुद अकेला होता कि कल बारिश होगी, तब लिख सकते इट विल रेन टुमारो, ठीक है। लेकिन जब भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, अर्थात तो उसमें एक सबऑर्डिनेट होगा और एक मेन क्लोज होगा, तब वहां पे ये बेचारा जो है सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। इस रूल को समझिए। तो इफ, इट, विल का इस्तेमाल भूल के भी ना करें, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का इस्तेमाल होना है। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस या यस का इस्तेमाल जरूर करें। तो सब्जेक्ट इट है, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इफ इट रेन्स, इसका देखिए मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया क्योंकि रूल है। इफ इट रेन्स टुमारो, यहां पर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इन दोनों टुकड़ों को इफ जोड़ रहा था, तो जोड़ने वाला खुद प्रथम में आ गया, तो इसलिए यहां पर कॉमा का इस्तेमाल करें। अर्थात इस वाक्य को मैंने कॉमा से जोड़ना है। इफ इट रेन्स टुमारो, अब देखिए हम घर पर रहेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। इसको बनाइए फ्यूचर में जो दिया हुआ, क्योंकि ये मेन क्लॉज है। हम अर्थात वी का इस्तेमाल करेंगे, वी विल, सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेडिशनल यूज आगे का हो चुका है, इसको बंद कर दिया गया फिलहाल। अभी फिलहाल मतलब अभी मॉडर्न यूज में विल का इस्तेमाल हो रहा है। सो वी विल क्या था, घर पर रहेंगे, तो वी विल रहना मतलब स्टे, वी विल स्टे एट होम, ठीक है। अब चाहो तो मेन क्लोज को प्रथम में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आप जितना चाहो लेट पे करो। ये देखिए मैं लिख दूं अभी तुरंत, वी विल स्टे एट होम, वी विल स्टे एट होम। अब इसको उतारिए, इफ, अब कॉमा की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जोड़ने वाला कैरेक्टर आ चुका है। अगर ये पहले होता तो फिर इसे कॉमा देना पड़ता। तो वी विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स टुमारो, ठीक है। अब नेगेटिव में कुछ नहीं, नेगेटिव में केवल आपको सेल विल के बाद नोट लगाना है। आपको समझ, नेगेटिव तो इससे पहले आपने किया है बॉस, आप समझ पाओगे, कुछ नहीं है। नेगेटिव के लिए नोट का इस्तेमाल करना है ना, है कि नहीं। एस टू का इस्तेमाल कर ही पाएंगे आप, जैसे ही, जैसे ही वह घर पहुंचेगा मैं उसे कॉल करूंगा, तो जैसे ही वह घर पहुंचेगा मैं उसे कॉल करूंगा, तो इंग्लिश क्या होगा। अब इसमें आपको पहचानना होगा मेन क्लोज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन है। तो जैसे ही मैं आपको बोलता हूं जैसे ही वह घर पहुंचेगा, मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, इसके आगे तो बोलना पड़ेगा। तो जैसे ही वह घर पहुंचेगा मैं उसे कॉल करूंगा या मैं उसे बुलाऊंगा, यानी मैं उसे बुलाऊंगा, ये हो गया मेन क्लोज। इसे बनाना है विल के साथ फ्यूचर, और जैसे ही वो घर पहुंचेगा इसे बनाना है सिंपल फ्यूचर में। तो क्या होगा आंसर, सोचिए, पहले सुधार लीजिए फिर सोचिए। हो गया, क्या होगा आंसर, जैसे ही, एज सुन एज ही रीचेज, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए एज सुन एज ही रीचेज होम, कॉमा, मैं उसे कॉल करूंगा, आई विल कॉल हिम। एज सुन एज ही रीचेज होम आई विल कॉल हिम, ओके। इसको आप उलट कर सकते हो, आई विल कॉल हिम एज सुन एज ही रीचेज होम, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए क्योंकि ये बहुत काम का है, आगे बहुत, हालांकि हर टेंस ही काम का है, लेकिन इसमें कुछ नया और आपको सीखने को मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर ध्यान देंगे और आगे क्लोज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डिटेल से मिलेगा। धीरे धीरे आप इसको हजम करते रहेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए नोट आप आशा करो समझ में आ गया आपको। इंट्रोगेटिव भी कर पाएंगे आप, हेल्पिंग होकर पहले लिखना है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। इसको समझिए, मैं फिर बहुत जल्द
टेंस का पार्ट 11 लेकर आ रहा हूं जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस होगी। थैंक यू।